सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसपी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, इस वीडियो में हम कुछ पुराने वीडियोज जो मेरे YouTube चैनल पर डले हुए हैं उन्हीं को दोहराएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब शुरुआत में कोई यूट्यूबर चैनल शुरू करता है तो उसे इतनी जानकारी नहीं होती, ना ही उसे यूट्यूब पॉलिसी का पता होता है और ना ही कैसे वीडियो अपलोड करना है और कौन से वीडियो अपलोड करना है, और जो वीडियो अपलोड करने हैं उन पर स्ट्राइक किन वजहों से आता है, इस बात का ज्ञान एक न्यू यूट्यूबर को नहीं होता। तो ऐसी गलतियां हमसे भी कुछ हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब पर एक्टिव हम रहते हैं तो जानकारी हो जाती है। मेरा YouTube चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि YouTube चैनल मोनेटाइज होने तक समय कितना भी लगे, लेकिन कंटेंट समाज के लिए कुछ देने वाला और परिवर्तन करने वाला हो, भले ही धीरे ही सही, लेकिन कंटेंट ऐसा हो जो समाज को बदलने में सक्षम हो। वीडियो हम कम डालते हैं, लेकिन रिसर्च के आधार पर डालते हैं और फैक्टेबल डालते हैं। बिना फैक्ट के कोई भी वीडियो नहीं होता। तो क्या है कि वीडियो डालते समय हमें कुछ वीडियोज जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे वो हमें अच्छे लगे और हमने यूट्यूब पर शेयर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट को चला नहीं सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल में कंटेंट फ्रेश ही हो। कंटेंट अगर फ्रेश होगा तो बाद में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। बस इसी कारण हम कुछ वीडियोज जो रीयूज स्ट्राइक के कारण हमें भविष्य में दिक्कत दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो दिक्कत देंगे ही, लेकिन हमें लगता है कि ये दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि उनमें मैंने अपनी वैल्यू बिल्कुल भी ऐड नहीं की है और यूट्यूब पर वो डले हैं। तो उन्हीं वीडियोज को दोबारा से हम लोकहित नाम से एपिसोड में डालेंगे, क्योंकि वह कंटेंट जरूरी है समाज के लिए और मेरी वैल्यू भी उसमें ऐड होना जरूरी है, तो हम स्ट्राइक से बच सकते हैं। रीयूज स्ट्राइक से हम इसी प्रकार बच सकते हैं। हम किसी अन्य की वस्तु को जैसा का तैसा नहीं उठा सकते बिना कुछ दिए। तो बस इसी का पालन करते हुए जो वीडियो हमने जैसे के तैसे उठा लिए थे, हम उनमें अपनी वैल्यू ऐड करके दोबारा से हम यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं, जिससे यूट्यूब चैनल फ्रेश हो जाए। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको हमारा सामाजिक कार्य पसंद आता है तो शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो स्थिति आपके समक्ष है। वासुदेव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः विचारधारा वाला देश, जहां आज नक्सल समस्या ने गंभीर रूप धारण कर रखा है। प्रश्न उठता है, ये नक्सली है कौन?
समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मैं पूछता हूं, देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं और किस लिए नछावर करूं अपना सब कुछ तुम पर? क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए? जी हां अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सूबे लखन भैया सेहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यह कैसी विडंबना है महोदय। हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब आम लोगों का कोई अधिकार ही नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है तथा यह सुरक्षा देने वाले पुजारी आईपीसी की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। जबकि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। 10 जुलाई 2004 को मनोरमा देवी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या तथा पूर्वोत्तर राज्य की महिलाओं द्वारा हम सुरक्षा बलों के समक्ष निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हम सुरक्षा बलों ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठाया है। वहां के लोगों को जबरन गिरफ्तार कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है तथा उनकी बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर मानवता को संसार किया है। यह देश की सभ्य समाज एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सीआरपीसी की धारा 41, 42, 107, 151 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, सीआरपीसी की धारा 129, 130 मजमे को तितर बितर करने की शक्ति और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्ति इन सुरक्षा बलों को दी गई है। और कितने अधिकार दिया जाए इन्हें? तो दे दो रोलेक्ट एक्ट जैसा अंधा कानून और ढूंढते रहो इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्रता एवं समानता जैसी शब्दों को। महोदय, आज जरूरत है चिंतन की, मंथन की, जागरूकता की, लोगों में विश्वास जगाने की। आज जरूरत है सुपर 30 जैसे संस्थानों की ताकि अपने पथ से भटके हुए बच्चों को उचित शिक्षा, भोजन इत्यादि का प्रबंध कराकर उसे विकास के सही मार्ग से जोड़ सके। अंत में फैसला माननीय निर्णायक मंडल के पर छोड़ते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं जीना चाहता हूं इंसानों की फौज के बीच में, मैं जीना चाहता हूं उगते सूरज की किरणों के बीच में, सुंदरता और सुगंध के बीच में। मेरी इच्छा है काश मिल जाए मुझे थोड़ी सी जगह इन जीने वालों के दिलों के बीच में। जय हिंद। पीछे उस साइड जाओ दादा, उस साइड जाओ बहन जी, इधर आओ। सभी उस साइड जाइए। अभी चलाना नहीं अभी तो फोटो सेशन हो। आप जो कर रहे करो। करोड़ हिंदुओं का कातिल जिसके कारण 1 करोड़ हिंदू मारे गए और जिस व्यक्ति ने गांधी का वध किया था मैं उसे देवता स्वरूप मानता हूं। आजाद भारत का पहला अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गॉडसे प्रातः स्मरणीय है मेरे लिए, मैं उन्हें रोज प्रणाम करता हूं। गांधी के कारण मेरी 50 लाख बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उस गांधी का पुतला क्यों नहीं जलाया जाना चाहिए? और ये तो स्वतंत्रता है। भारत की किसी भी अभी तक संवैधानिक इकाई ने गांधी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया है। और अगर आज आप लोग एक निष्पक्ष सर्वे करवा लें तो आप लोग ये अच्छी तरह से जान जाएंगे कि भारत में आज हिंदू समाज के 100 करोड़ लोगों में से कम 80% लोग गांधी से नफरत करते हैं। पूरी दुनिया के नेता जो हैं वो हिंदुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, राजनीति हिंदुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रही है और उसके साथ सारे हिंदू विरोधी शक्तियां उनके साथ आ गई हैं। नहीं, योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर योगी सरकार से उम्मीद होती तो ये दुर्गति नहीं होती हिंदू की। योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों से क्या उम्मीद करनी? इन्हें जो मिलना था वो मिल गया। संत हैं योगी जी, लेकिन इसका क्या अर्थ है कि योगी गांधी की जहां से गांधी की हत्या हुई वो पिस्तौल योगी जी के दादा गुरु ने दी थी। आप जाकर उनसे सवाल पूछो, कौन नहीं जानता पूरे गोरखपुर में कि गांधी की हत्या के लिए जो पिस्टल गई थी, प्रयोग हुई थी, वो गोरखपीठ से गई थी।
कौन नहीं जानता इस बात को? दिग्विजयनाथ जी ने, महंत दिग्विजयनाथ जी ने, जो योगी के दादा गुरु हैं। योगी जी तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वो पिस्टल तो इनके दादा गुरु के, ये तो उस विरासत के वो हैं। तो आज हम क्या उम्मीद कर लें? आज एक पुतला फूंक रहे थे गांधी का। ये अहिंसावादी गांधी ने 1 करोड़ हिंदू तो बंटवारे में मरवा दिए थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वो दुर्गति पूछो उन बुड्ढों से जो पाकिस्तान से छोड़ के यहां आए थे। उन्हें अपनी बहन बेटियां किस तरह से छोड़ के भाग के आना पड़ा था। या बैठ दिलाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। मैं उनका समर्थन करूंगा, और अगर डॉक्टर पूजा सगुन पांडे की गिरफ्तारी होती है तो मैं उसके विरोध में, सरकार के विरोध में अनशन करूंगा। आपके हिसाब से पूजा मारो मत उसको। लेकर Shot me!